अपने चैनल पर आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर के बारे में, जहां पर किसानों ने केएमपी हाईवे पर जाम लगाने का किया था ऐलान और किसानों के द्वारा जाम करते हुए तकरीबन 24 घंटे तक एक भी ट्रैफिक को अलाउ नहीं करने दिया गया, जिसके बाद मोदी सरकार के मंत्री की तरफ से किसानों के आंदोलन में बातचीत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर केएमपी एक्सप्रेस वे पर जाम कर रहे किसानों को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया है और इस पर किसान नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और इसी के साथ में ट्रॉली, ट्रैक्टर और चारपाई के साथ हाईवे पर किसान प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया। और इसी के साथ में दोस्तों चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ। इसी के साथ में आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के अपने शासित प्रदेश के अंदर बीजेपी को एक नई पार्टी ने इतना तगड़ा झटका दिया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सबसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इसके नतीजे क्या कुछ रहे हैं, इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। और ममता बनर्जी आज कूच बिहार जाने वाली है, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सभी नेताओं के आने पर बैन लगा दिया है। एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश के किसानों के द्वारा किए जा रहे हैं आंदोलन में तीनों कृषि कानून को वापस करने और एमएसपी पर कानून बनाने का करते हैं समर्थन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के 134 सीटों पर हो चुके मतदान में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किसकी सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनने जा रही है। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों के आंदोलन को और तेज होता देख केंद्रीय मंत्री ने अपना बयान जारी करते हुए सरकार की तरफ से बातचीत का आह्वान किसानों को दिया है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के द्वारा शनिवार को एक बार फिर से आंदोलन को तेज करने के फैसले और केएमपी एक्सप्रेस वे पर 24 घंटे बंद करने के फैसले के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फौरन किसानों से बातचीत को लेकर जानकारी दी है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसानों और संगठनों से बातचीत करने को तैयार है। कृषि मंत्री अचानक से प्रेस के सामने आए और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसानों के केएमपी हाईवे को लगभग 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ में कृषि मंत्री ने कहा कि इससे लोगों को कठिनाई हो रही है, जिसके कारण हम किसानों से बातचीत करने को तैयार है। आपको बता दें, तोमर ने किसान यूनियन से आंदोलन की राह छोड़कर एक बार फिर से बातचीत करने के लिए बुलाया है। हालांकि उन्होंने यह कहा कि नए कृषि कानून का देश भर में स्वागत हो रहा है और देश भर के किसान नए कृषि सुधार को लेकर कोई असंतोष जाहिर नहीं कर रहे हैं। यानी जाते जाते उन्होंने अपने बयान में एक बार फिर से अपना पुराना राग अलापते हुए ये कह ही दिया कि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, केवल बातचीत करेगी, क्योंकि देश भर के किसान इसका समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक सरकार की तरफ से किसी उस संगठन का नाम नहीं बताया गया है जो कृषि कानून का समर्थन कर रही है और न ही उनके नाम सार्वजनिक करे गए हैं। आपको बता दें कि कृषि मंत्री की तरफ से आए इस बयान को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक सरकार बातचीत के लिए प्रस्ताव लेकर नहीं आएगी, जब तक सरकार की तरफ से फोन नहीं आएगा, तब तक बातचीत नहीं की जाएगी। इसी के साथ में आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने चल रहे प्रदर्शन के दौरान देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री ने यह जवाब नहीं दिया कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि कोरोना की गाइडलाइंस की पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ रही है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे बड़े बड़े नेता मास्क के बिना ही भाषण देते हुए दिखाई देते हैं। क्या इन सभी गाइडलाइंस जिसका पालन नहीं किया जा रहा है उस पर कृषि मंत्री का कुछ राय है, नहीं है? ये सवाल उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहाँ पर किसानों ने केएमपी एक्सप्रेस वे हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया। ट्रॉली और चारपाई लेकर हाईवे पर बैठ गए प्रदर्शनकारी 24 घंटे तक यहाँ पर प्रदर्शन करते रहे। इसी के साथ में एक और जानकारी है, जहाँ पर अमेरिकी किसान भी गौर से भारत की तरफ देख रहे हैं। अफसोस की बात है कि वह पहले चुप थे। आपको बता दें कि दुनिया भर के अंदर जो मॉडल चल रहे हैं जिसमें उद्योगपति किसानी और खेती से जुड़ गए हैं, जिसके बाद से अमेरिका जैसे देशों के अंदर किसान केवल कुछ प्रतिशत बच गए हैं और यहाँ अपनी कमाई के लिए उनको सरकार के भारी भरकम सब्सिडी पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। और यही कारण है कि किसान नेताओं ने भी बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका के किसान भी भारत की तरफ देख रहे हैं, जो उन्होंने पहले नहीं किया, जिसके कारण उनकी आज ये स्थिति हो गई है कि सब्सिडी के पैसे पर उनको अपनी आमदनी करनी पड़ रही है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि असम के अंदर 4 मतदान केंद्रों पर एक बार फिर से वोटिंग होगी। 20 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। आयोग ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे पत्र में कहा कि 20 अप्रैल को रताबाड़ी, सोनाई और हाफलॉन्ग इलाके के अंदर मतदान केंद्रों पर दोबारा से मतदान होंगे। और इसी के साथ में दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा कोरोना आए चाहे कोरोना का रिश्तेदार, खत्म नहीं होगा धरना। बोले राकेश टिकैत, कहा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार मांगों को मान नहीं लेती है, क्योंकि किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़ना होगा। और जिस तरह से सरकारें कानून बना रही है, जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों के दबाव में कानून बनाए जा रहे हैं, उसके बाद से किसानों को अपनी रक्षा के लिए आंदोलन जरूर करना पड़ेगा। और इसी के साथ में दोस्तों, भारतीय जनता
पार्टी को त्रिपुरा में तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विप्लव देव सरकार तकरीबन 4 सालों से राज्य में शासन कर रही है और ऐसे में एक अपडेट है जहां पर काउंसिल की अध्यक्षता त्रिपुरा के रॉयल प्रद्योत देव वर्मन कर रहे हैं, जिनके काउंसिल ने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से उठा पटक वाले इस मुकाबले में पटकनी दी है। दरअसल दोस्तों, सितंबर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पार्टी से मतभेद के कारण प्रद्योत ने अपने पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका त्रिपुरा के ट्राइबल काउंसिल के चुनाव में दिया है। त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चला रही है। त्रिपुरा के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में एक नए संगठन द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस यानी TIPRA ने जीत हासिल की है। उन्होंने 28 में से 18 सीटें जीत ली है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल को महज 9 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई। आपको बता दें ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अपने नेता जब पार्टी छोड़कर दूसरा गठबंधन बना रहे हैं तो उनमें अच्छा कर रहे हैं और ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से जाने क्यों देती है जो इस तरह के बड़े नेतृत्व करने को तैयार है और कहीं न कहीं मजबूती से एक नेतृत्व देने को तैयार है। इन सभी सवालों पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनके समर्थकों को सोचना चाहिए। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल को कांग्रेस पार्टी तो नहीं बल्कि दूसरी नई पार्टी ने कड़ी चुनौती देकर बीजेपी के लिए अब त्रिपुरा में मुश्किल की राहें खोल दी है। और इसी के साथ में दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कूच बिहार फायरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला करते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। CRPF पर गोली चलाने के आरोप लगे हैं। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार में हुए हिंसा को लेकर अपना दुख जाहिर करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार जाने का ऐलान करते हुए कहा कि फायरिंग में मारे गए 4 लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगी और इस पूरे मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन में भी रिपोर्ट TMC की तरफ से सौंपा गया है और पूरे मामले पर जांच के साथ साथ CID जांच की अपील की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे मामले को लेकर मोर्चा संभालते हुए शांति बनाए रखने की अपील देश के सभी लोगों से की है, बंगाल के लोगों से खासकर की है। और इसी के साथ उन्होंने CRPF पर बयान देते हुए कहा कि हमारी CRPF से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अमित शाह के इशारे पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर इस बात का जवाब देने के लिए कहा कि राज्य विधानसभा के चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के शीतलकुची में केंद्रीय बलों की गोलाबारी में लोगों की जान क्यों चली गई, ये सवाल उन्होंने उठाया है। और इसी के साथ में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को लेकर भी उन्होंने कहा कि आयोग को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की चीजें चुनाव के उस दौरान हो जा रही है जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो गोली चलाने को जस्टिफाई कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं और इस पर CID जांच की भी अपील की है। इसी के साथ में आपको बता दें कि ममता बनर्जी के आज कूच बिहार पहुंचने के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी कूच बिहार के इस इलाके में 3 दिनों तक किसी भी नेता के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कुल मिलाकर अब देखते हैं कि ममता बनर्जी कैसे इस इलाके में आती हैं और अगर ममता बनर्जी आने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं उन्हें रोका भी जा सकता है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर का ऑडियो वायरल, पत्रकारों से कह रहे बंगाल में मोदी लोकप्रिय है, TMC के खिलाफ गुस्सा है। आपको बता दें कि इस तरह के वीडियो वायरल होने के बाद TMC के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि यह वीडियो पूरी तरह से गलत है क्योंकि यह वीडियो कुछ एक पोर्शन का चलाया जा रहा है, जबकि पूरा वीडियो भारतीय जनता पार्टी को शेयर करना चाहिए ताकि सभी को ये जानकारी मिले कि आखिर पूरी बात क्या चल रही है। उन्होंने अपनी बात को एक बार फिर से दोहराते हुए बीजेपी के IT सेल को टैग करते हुए लिख दिया। उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी मेरी बातों को सीरियस लेती है, मुझे ये जानकर खुशी हुई है। और इसी के साथ में उन्होंने कह दिया कि बीजेपी 100 का आंकड़ा 2 मई को चुनाव के नतीजे में पार नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि एक और अपडेट है जहां पर पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त जिले के अंदर नेताओं के प्रवेश पर रोक लगने के बाद TMC ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अवश्य जाएगी। और इसी के साथ में दोस्तों, हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को तगड़ा झटका, दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आम आदमी पार्टी बढ़ाड़ा हल्के के अध्यक्ष राकेश चंद्रवास के नेतृत्व में शनिवार को गांव जेवली के कई ग्रामीणों ने जननायक जनता पार्टी से अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि हमने बढ़ाड़ा से विधायक नैना चौटाला के चुनाव में बहुत मदद की, लेकिन यहाँ की विधायक कई दिनों से गायब है। हम अपनी समस्या किसके सामने बताएं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये बातें कहते हुए उन्होंने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कामों से प्रभावित होते हुए अपने आप को बताया और कहा कि यही कारण है कि वह अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी के साथ में आपको बताते चले कि किसान नेता राजू शेट्टी की चेतावनी, कहा अगर महाराष्ट्र की वैक्सीन महाराष्ट्र को उपलब्ध नहीं कराई गई तो सीरम इंस्टीट्यूट से एक ट्रक भी निकलने नहीं देंगे, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट का मैन्युफैक्चरिंग हब महाराष्ट्र में है। और ऐसे में महाराष्ट्र के बड़े किसान नेता राजू शेट्टी ने ऐलान किया है और चेतावनी जारी कर दी है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि बंगाल में गलतफहमी के कारण स्थानीय लोगों ने CISF के जवानों पर हमला कर दिया, फिर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया
किया। इलेक्शन कमीशन ने ये सफाई पेश की है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के बीच में कूच बिहार में भड़का हिंसा, जिसमें 4 लोगों की मौत को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पोलिंग बूथ पर गोलीबारी की घटना स्थानीय लोगों के द्वारा गलतफहमी की वजह से सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के बाद की गई है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री अपने 2 डबल स्टैंडर्ड को लेकर लगातार पॉपुलर हो गए हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जहां पर एक और कोरोना को लेकर गाइडलाइंस बनाने की बातें कर रहे हैं, दूसरी और बड़ी बड़ी रैलियों को अपने ही राज्य में अपने ही लोगों को बुलाकर कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की दुहाई दे रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। सवाल वहां भी खड़ा होता है और सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उपचुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ तक कि चुनावी फायदे के लिए लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में अब केवल 8 दिन बचे हैं। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को जिताने में लगा दो। घर से बाहर निकल जाओ, यह चुनाव आपको ही लड़ना है। जिस बूथ पर भाजपा सबसे ज्यादा वोट से जीतेगी वहाँ सबसे पहले मैं आऊंगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस पूरे मामले को लेकर माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री इस तरह से जनता को घर से बाहर निकलकर उनकी मदद करने की अपील कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव कोरोना के प्रोटोकॉल से ऊपर है? क्या लोगों की जान महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि इस तरह से बाहर आने के लिए वो भी लॉकडाउन के साथ साथ कई जगह पर ऐसी स्थिति है जहाँ पर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा जा रहा है, कम बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। वहीं पर मुख्यमंत्री का ये बयान है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अखिलेश यादव के द्वारा किए गए ऐलान के बाद अब सियासत गर्म हो गई है। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने बसपा से तालमेल किया था, लेकिन ये गठबंधन लोकसभा के तत्काल बाद ही मायावती ने तोड़ दिया। अब लगता है कि अखिलेश यादव दलित वोट को पूरी तरह से अपनी पार्टी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बैसाखी के सहारे सभी लोगों को एकजुट करने की तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव ने एकाएक फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि 14 अप्रैल को देश भर के अंदर दलित दिवाली मनाई जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ में जल्द हो सकता है कई बैंकों का निजीकरण। 14 अप्रैल को होगी बैठक। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में निजीकरण को पूरा करने के लिए चर्चाएं चली। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि सरकार ने निजीकरण के लिए मझौले आकार के 4 बैंक के शॉर्टलिस्ट किए हैं। सूत्रों के अनुसार इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का निजीकरण कराया जा सकता है। इसी के साथ में आपको बता दें कि मोदी शाह की रैलियां हो सकती है, तो ट्रेन से मजदूर अपने घर क्यों नहीं आ सकते? संजय सिंह ने सवाल खड़ा किया है। देश भर के अंदर तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर जहां पर एक और लोगों में चिंताएं हैं, वहीं पर दूसरी ओर बंगाल में खुलकर चुनाव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर खबर सामने आई है कि मुंबई से महाराष्ट्र आ रही ट्रेन में भीड़ इतनी नजर आई कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पांव रखने की जगह नहीं है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि ये मेरी समझ के बाहर है। जब प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर की चुनावी रैलियां हो सकती है, तो ट्रेन चलाकर श्रमिकों को उनके घर जाने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? ये सवाल संजय राउत खड़ा करते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों, विजेंद्र के बाद अब अश्वनी भी समाजवादी पार्टी में सवार हुए हैं साइकिल पर। कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कहकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी का दामन थामा है। पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब दूसरा झटका अश्वनी शर्मा के रूप में लगा है। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करते हुए हाथ का साथ छोड़कर शनिवार को सपा का झंडा थामते हुए साइकिल की सवारी कर ली है। शर्मा ने अपने तमाम समर्थकों के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह की मौजूदगी में लखनऊ स्थित प्रदेश के कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अश्वनी शर्मा लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहकर कई पदों पर काम करते रहे। चौधरी विजेंद्र के कांग्रेस छोड़कर चले जाने के बाद लगातार अटकलें जताई जा रही थी कि अश्वनी शर्मा भी सभा में शामिल हो सकते हैं और अंततोगत्वा उन्होंने ऐसा ही किया है। कुल मिलाकर 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक और अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर दूसरी ओर अब अखिलेश यादव ने भी ये बड़ी तैयारी की है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अनाज मंडी में आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने के बाद एक बार फिर से कामकाज सही से हरियाणा में चालू हो गया है। इसी के साथ में दोस्तों, कोविड के प्रतिबंधों से व्यापार में तकरीबन 30% की गिरावट आई है। बाजारों में फुटफॉल 50% तक कम हो गया है, यानी लोग अब बाहर निकलना कम कर चुके हैं। बिजनेस पूरी तरह से ठप दिखाई देते हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से चौपट होती हुई नजर आ रही है। वहीं पर आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा भारत के क्षेत्र लक्षद्वीप में बिना पूछे भारत के घुसा गया और वहां जाकर एक्सरसाइज की गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान देते हुए कहा कि अमेरिका की दादागिरी के सामने चमगादड़ जैसा हुआ मोदी सरकार का हाल। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा और तंज कसते हुए पंचतंत्र के चमगादड़ से इनकी तुलना कर दी है। वहीं आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्मारक घोटाले में रिटायरमेंट के बाद 4 अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है।
7 साल पहले अखिलेश यादव ने दर्ज कराई थी FIR, जांच की गई है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के MLA लेकिन अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं हो पाई, निराश होकर अपना ज्ञापन सौंपकर वहां से चले गए। इसी के साथ में आपको बताते चले कि क्लब हाउस ऑडियो लीक मामले को लेकर पीके की पत्रकारों से बात के ऑडियो पर बीजेपी IT सेल का निशाना और प्रशांत किशोर ने कहा कि खुशी है कि हमारी बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो सारा ऑडियो पूरा का पूरा एक साथ वायरल करके दिखाए। वहीं आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल के अंदर दक्षिण 24 परगना में ममता के सामने कमजोर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी को काफी बड़े समर्थन की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें चौथे चरण के अंदर सोनारपुर उत्तर, दक्षिण, भांगड़ कस्बा और जादवपुर और टोलीगंज में कई सारे वोटरों की तादाद ये बताती है कि राज्य के अंदर ममता बनर्जी के प्रति लोगों में काफी ज्यादा समर्थन का भाव दिखाई देता है। कई सारे ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी ये जानकारी आ रही है, जहां पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग कहीं न कहीं ममता बनर्जी को लेकर भी की है। इस तरह की भी जानकारी है। और इसी के साथ में दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखेगा। एक और जानकारी की माने तो RSS के प्रमुख मोहन भागवत को हुआ कोरोना, नागपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक और जानकारी आ रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन की जगह लगाया कुत्ते का इंजेक्शन, तो पत्रकार बोली कहा उत्सव छोड़िए पहले टीका तो सही लगाइए। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। एक महिला यहाँ कोरोना वैक्सीन लगवाने आती है और डॉक्टर उसे कुत्ते का इंजेक्शन यानी एंटी रेबीज का टीका लगा देते हैं। जब महिला की हालत बिगड़ती है तो लापरवाही की पोल खुल जाती है। ये मामला उत्तर प्रदेश के शामली का है। यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 बुजुर्ग महिलाओं को कोरोना की जगह रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया, जिसको लेकर काफी ज्यादा लोगों ने विरोध भी जताया है। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे को लेकर भी पलटवार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना दिवस मनाने से पहले राज्य के अंदर कोरोना की वैक्सीन ही लगाई जाए, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इसी के साथ में दोस्तों देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि अमित शाह जी आपको देश की चिंता तो नहीं, लेकिन कम से कम बंगाल के लोगों की तो चिंता करिए। आप चुनाव हारे या जीते लेकिन लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ मत करिए। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का फॉलो करिए। इसी के साथ में गुजरात के अस्पतालों के बाहर गुजरात मॉडल ऐसा दिखाई दिया वीडियो में कि लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देने से अपने आप को नहीं रोक पाए। इसी कड़ी में पत्रकार रवीश कुमार ने भी अपना ब्लॉग लिखते हुए कहा कि गुजरात में अस्पतालों के बाहर गुजरात मॉडल खोज रहे गुजरात के लोग, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि क्लब हाउस ऑडियो चैट लीक होने के मामले पर बीजेपी से बोले प्रशांत किशोर, कहा हिम्मत दिखाएं, पूरी चैट शेयर करें। ये बातें हमने आपको बता दी है। इसी के साथ में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव में हार तय देखकर हिंसा करने पर उतारू हो गए TMC के लोग और ममता बनर्जी पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि सीएम की नीति से ठोके जा रहे हैं व्यापारी आम जनता। आजमगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बयान दिया है। इसी के साथ में एक और अपडेट आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बहुमत नहीं मिलेगा तो ममता बनर्जी को समर्थन देंगे। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम धनी राही की बहू ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो का ऐलान करते हुए बताया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और इस तरह के जो वादे किए गए उस पर आम आदमी पार्टी ने भी अब बयान देते हुए कहा कि केजरीवाल की नकल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में दोस्तों ये सारी बड़ी अपडेट आज इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी दबाइए। हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहेंगे। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।